will discuss how we can get more than average marks in essay as well as in ethics paper. Generally, we saw the marks range in ethics paper from 110 to 145. रेयर केस की बात अलग है, लाइक हाईएस्ट स्कोर अभी तक का ऐसे पेपर में 175 एंड आई थिंक एथिक्स में भी पिछले साल का जो कि स्कोर है शक्ति दुबे का 145। तो ये दो ऐसे पेपर हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं हमारी। तो लेट्स वी डिस्कस टुडे हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर स्कोर इन दीज टू पेपर, बिकॉज जनरल स्टडीज़ में मोर और लेस 400 से 450 मार्क्स इतना डिफरेंस जो कि एवरेज और टॉपर में होता है। अब बात करते हैं हमारी इन दो पेपरों की। तो एथिक्स में बहुत डिफरेंस आता है मार्क्स की बात करें तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स फॉर द एथिक्स पेपर। सो आई थिंक यू विल एंजॉय टुडे सेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम एथिक्स पेपर फर्स्ट। एथिक्स पेपर की बात करते हैं तो सिलेबस इफ वी काउंट देयर आर 8 हेडिंग्स: ethics and human interference, attitude, aptitude, foundational values in civil services, and contribution of moral thinkers, public utilization of funds, probity in governance। और मैंने जैसा कि बताया एक जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये 7-8 टॉपिक थे, बस कहने को टॉपिक है, बाकी अंदर डेप्थ बहुत सारी है इनमें। तो इसके लिए एक बुक है मेरे पास जो कि मैं रीड करता हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स में मिथ बना हुआ है कि बुक्स में जो भी वर्ड से हम लोगों को रीड करना है 1 बाई 1। तो ये तो इम्पॉसिबल है। लाइक मैं आपको एक बुक भी दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। ये बुक जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एथिक्स के लिए, सभी लोगों के पास एक ना एक कोई बुक होगी। तो ये जी सुब्बा राव एंड पी एन रॉय चौधरी सर की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है रीडिंग के लिए। इसमें सारा केस स्टडीज़ भी बाकायदा कंपाइलेशन दे रखा है, तो आप परचेज कर सकते हैं। मेंस पास में ही है, 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो एथिक्स पेपर को जितना आप एनरिच कर लोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अब इनके अंदर डाइव करते हैं हम लोग। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस में देखो कीवर्ड्स धर्म, मोरालिटी, एथिकल डायलेमा, ये कुछ है। इनसे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को एग्जाम में। तो इसकी डेफिनेशंस तैयार रखो आप, ठीक है। और करप्शन की बात करते हैं, एक टॉपिक करप्शन भी है मेंशन, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, प्रोविटी इन गवर्नेंस। तो ये जो भी कोर टॉपिक्स है जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन है इन आवर सिलेबस। तो इसके लिए ना आप कंपाइलेशंस बना के जाओ मेंस के लिए, और जितना आप आंसर्स को यूनिक क्रिएट कर सकते हो वो करो। बिकॉज क्या होता है कि हम प्रॉपर एक आंसर लिखते हैं, सपोज हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, उसे मैं इन्फॉर्मेशन मैंने इतनी बम्बार्ड करी है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है सच। सो प्लीज़ ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक एग्जांपल आपको मैं काउंटर देता हूँ यहाँ पे कि सपोज़ आपने एक पेज राइट करा है किसी भी, जैसे कल्चर अपना क्या है, मतलब डिफरेंट कल्चर ऑफ इंडियाज़, तो वो आपको क्वेश्चन एक लिखना है आपको सपोज़। और वहीं आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दी, आपने उसमें थोड़ा मैप वैप बना के दिखाया पहाड़ी कल्चर कैसा है, सदर्न कल्चर कैसा है, तो ऑल ओवर इंडिया राजस्थानी कल्चर कैसा है, लाइक घरानास। तो ये जब आप वहाँ पे इंडिकेट करोगे तो एग्जामिनर का पहला जो इंप्रेशन होगा कि लाइक हाँ बंदे ने कुछ यूनिक लिखा हुआ है। आप वही चीज़ पैराग्राफ में पूरा आपने बम्बार्ड करी है इन्फॉर्मेशन, वो मुश्किल से 10 में से 3 नंबर 4 नंबर, और आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। एग्जामिनर देखते ही माइंड में अपने रख लेगा कि नहीं मेरे को 5 इस बंदे को देने हैं, भले ही ना देख ले कोई, उसने पढ़ा भी नहीं है आपको। नहीं तो आपको मैं कॉपी देता हूँ, सपोज कोई है, ये है, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, और एक ये है इसमें पॉइंटर्स बने हुए हैं। तो आप देख के पहले ये इंडिकेट करोगे ना कि जो पैराग्राफ में लिखा हुआ पता नहीं इतना कंपार्ट जो कि ईजी है अंडरस्टैंडिंग में पैराग्राफ्स। तो ठीक है, पैराग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पेपर के लिए है। लेकिन जब आप आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना किसी के सामने, बॉडी और जो भी कंक्लूजन होगा और आपका इंट्रो, तो चीज़ें एग्जामिनर पर अलग ही इंप्रेशन आपका क्रिएट करेंगी। तो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो प्लीज़ राइट ऐसे रखो कि एग्जामिनर का दिल जीतना बोलते हैं ना। बाकी आप बॉडी में भटको मत, जो आपने इंट्रो में किया है प्लीज़, अगर कोई भी वर्ड्स आता है तो ये करो कि हाँ मैंने वो दोबारा से कॉपी कर दो जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, ताकि एग्जाम को ये ना लगे कि ये कहीं और भटक रहा है अपने आंसर में। क्या सीन होता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से हमें सारे का आंसर तो पता नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है कि
हमें जो भी टॉपिक में मेन थीम पूछी गई है ना, तो वो बार बार हर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में हमें रिपीट करनी है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये क्लोज है उस क्वेश्चन से। तो प्लीज़ राइट ऐसा करें। और बात करते हैं अपने ऐसे पेपर की जो कि बहुत ही क्रूशियल है। ऐसे में मार्क्स लाना इन कंपैरिजन टू जीएस पेपर्स काफ़ी ईजी है। हम टाइम भी उतना डिवोट नहीं करते हैं ऐसे में, जितना कि हम जीएस में लगे रहते हैं पूरी साल तैयारी करते हुए। तो जीएस में पूरी मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं किसी भी पेपर में 115 आ जाए, बहुत मेहनत के बाद वो भी। और अगर हम अपने एथिक्स और ऐसे पेपर में बात करते हैं, ऐसे पेपर में लोगों को मैंने बताया भी 165 तक, 175 इवन। और एथिक्स में भी 165 शायद विशाखा यादव कुछ करके है, जो कि शायद 5th रैंक आई है उनकी, तो उनके 165 थे। और काफ़ी अच्छा उस साल एथिक्स का पेपर भी आया था। लोगों के एवरेज मार्क्स 140 थे उस टाइम, लेकिन अब जो एवरेज मार्क्स हैं 120 130 ऐसे आ रहे हैं काफ़ी प्रीवियस ईयर से लेकर। क्योंकि यूपीएससी हर साल एक पेपर काफ़ी पोलाइट बनाती है। लाइक पिछली बार जीएस पेपर 2 लोगों के भर भर के मार्क्स आए हैं, 115 120 जीएस पेपर में। सोच रहे हो ना कि 100 लाना, जिसमें काफ़ी बड़ा डाइसी गेम है। तो यूपीएससी है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी पेपर थोड़ा लाइट दे सकती है, और किसी पेपर में मार्क्स लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो प्लीज़ इन दोनों पेपर्स पे इतनी कमांड बना के रखो। देखो, ऑप्शनल की बात अलग है, ऑप्शनल में मोर और लेस आपकी कमांड कैसी है, तो आपके नियर अबाउट 300 आ सकते हैं आउट ऑफ 500। ये 2 पेपर हैं 500 में, आप 140 एक में 140 एक में मीन्स 280 मार्क्स। समझ रहे हो आप, आपकी रैंक में कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। तो प्लीज़ आप जो भी ऐसे लिखे, वो फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल आते हैं लोग, तो ट्राई करो ऐसे पे वीकली एक लिखते रहो अभी, जब तक मेंस नहीं है हमारा। क्योंकि क्या है, अभी हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं। जैसे ही प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आएगा, कुछ दिनों बाद इवन जिसका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, जिसने दिया है, वो तैयारी में लगा रहे, क्योंकि हमें पता है 10-12 हज़ार का ही होना है और तैयारी करनी है प्रॉपर। तो प्लीज़ अभी से, अगर मेंस हमारा टिल जनवरी कंप्लीट रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। फिर प्रीलिम्स में जुड़ जाते हैं तो फिर मेंस का जो है वो रह ही जाता है, क्योंकि जनवरी से सभी शिफ्ट कर जाते हैं अपनी तैयारी प्रीलिम्स के लिए। तो प्लीज़ जितना है एज मच एज पॉसिबल ट्राई करो कि अभी से मेंस की तैयारी को इस लेवल से वहाँ तक लेके जाओ। सारे टेम्पलेट्स क्रिएट करो, 1 पेजर नोट्स बनाओ, और जब सारा प्रॉपर काम फिनिश हो जाए तो प्लीज़ एक बार ना टेस्ट लगाना शुरू करो। क्योंकि आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो डिट्टो बस आ जा रहे हैं। आप बहुत से पीवाईक्यूज देखोगे, इवन ये प्रीलिम्स में बहुत कम होता है, मेंस में आप एक ही क्वेश्चन को थोड़ा अपग्रेड करके बस पूछे जा रहे हैं इधर से उधर। वही सेम क्वेश्चन 2013 से लेके मैंने काफ़ी क्वेश्चन अभी जब मैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग करता हूँ तो बहुत से रिपीट होते हैं। देखो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये जितना भी है डायनेमिक पोर्शन है अपना। एथिक्स जो है वो स्टैटिक है, केस स्टडीज ऑल्दो डायनेमिक हैं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड आती हैं। और राइट करो कि जो भी हम लोग पेस्टल अप्रोच यूज़ करते हैं ना आंसर राइटिंग में, और स्पेसिफिक एग्जांपल्स वही 2017 से, लाइक अशोक खेम का कोई आईएएस ऑफिसर है, उनका एग्जांपल देना ठीक है। अब वो ट्रेंड में नहीं है, अपने नए नए एग्जांपल यूज़ करो तो आंसर आपका यूनिक होगा। सपोज आप ही एग्जामिनर हो, आप सुबह से शाम तक 400 कॉपी चेक कर चुके हो, अब नेक्स्ट कॉपी आपके पास आ रही है, वही एग्जाम्पल अशोक खेम का या कोई भी, तो सारे बच्चे लिखते हैं। तो थोड़ा यूनिक अगर आपका होगा, आपको मार्क्स नो डाउट उनसे ज़्यादा मिलेंगे। तो प्लीज़ अपना जो भी एग्जाम्पल दो करंट रेलिवेंट होना चाहिए उसका, और एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा यूनिक है, नया है। बिकॉज सारे स्टूडेंट्स 12,000 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, वही उन्होंने पढ़ा हुआ है कॉमन सा, तो नो डाउट एवरेज मार्क्स मिलेंगे आपको। और आपको करना क्या है, मार्क्स को एनरिच करना। एक मार्क्स हर एक क्वेश्चन में टारगेट बना के चलो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि एग्जामिनर को लगे ये यूनिक, और उसमें वो एक आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे। तो एज, वो जो एक एक्स्ट्रा मार्क का एज मिलेगा ना आपको एवरेज स्टूडेंट से, वो आपको रैंक इम्प्रूवमेंट में फ़ायदा देगा या आपकी रैंक को इंक्रीज़ करेगा। सिलेक्शन अगर चाहिए तो प्लीज़ सिर्फ एग्जाम्पल्स मत दो, टेस्टल अप्रोच का यूज़ करना कम करो। बहुत सारे अप्रोचेस मैंने वीडियोज़ में बताए भी हैं, उनको यूज़ करो। और मल्टीपल अप्रोचेस हैं हर क्वेश्चन के लिए, आप अपना यूज़ करो अपने बेनिफिट के हिसाब से। क्योंकि आज जब हम अपना आंसर लिखते हैं और वो टॉपर से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार हमने लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वो आंसर्स को इतना प्रिसाइज लिखते हैं, इतना दम होता है उस आंसर में कि आप खुद ही वैल्यूएट करेंगे अपना और उनका, तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने लिखा क्या हुआ है। तो ट्राई करो कोई जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करो कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी थिंकर है, तो उसका जो भी स्टेटमेंट है उसे नोट डाउन करो, पर ताकि आप यूज़ कर सको मेंस में। सपोज क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन है
कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इंडिया एथिक्स पेपर में। लाइक पिछले ईयर मैंने देखा हूँ गुरु नानक जी का क्वेश्चन पूछ रखा है, अम्बेडकर जी से, जॉन लॉल्स की थ्योरी जस्टिस, ये पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफर्स हैं जो कि मेरा ऑप्शनल है, तो उसमें से एथिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसको ये नॉलेज होगी पॉलिटिकल साइंस वालों को अपना अच्छे से लिखेगा ना। और ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज या किसी भी ऑप्शनल की, बी एड सोशलॉजी, बी एड जोग्राफी एंड बी एड एनी वन, तो वो नॉलेज नहीं दिखनी चाहिए जीएस के पेपर्स में, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा एज सच, क्योंकि फिर आप थोड़ा डेप्थ में चले जाओगे। और जनरल स्टडीज़ का मतलब जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लीज़ आंसर को लेमन लैंग्वेज में लिखो, मैं बताता भी हूँ हर वीडियो में। और बात करते हैं इन दोनों पेपर्स की जो कि मेरे को बताना था आज। तो केस स्टडीज़ में क्या है कि आपको 4 पेज फिल करने हैं, और ऐसा नहीं है कि आप 3 पेज में अपना आंसर खत्म कर दे रहे हैं, चौथे में एग्जामिनर को ऐसे कट का पूरा को लगाना। तो ये इंप्रेशन खराब क्रिएट करता है एग्जामिनर के माइंड में कि हाँ भले ही आपने कितना भी अच्छा पॉइंट्स लिखे हो लेकिन आप पेज खाली छोड़ के आ रहे हो। तो प्लीज़ ऐसी हैंड राइटिंग लिखो कि पूरा पेज भरे हमारे, क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिखो, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है उसे फुलफिल नहीं करोगे तो पेनल्टीज भी लगती है। आपने देखा भी होगा टॉपर्स की या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है या जो भी सिलेक्ट नहीं हुए उनके मार्कशीट आती है ना फाइनल, उसमें फाइनल मार्कशीट आती है, उसमें आप नीचे देखते हो पेनल्टी मार्क्स 20-25, चूँकि इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते हैं कैंडिडेट्स, उनके काट दिए जाते हैं। तो प्लीज़ एग्जामिनेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं उन्हें फॉलो करिए। और बात ये नहीं कि हैंड राइटिंग, मैंने देखा है ऐसे ऐसे टॉपर्स हुए हैं जिनकी हैंड राइटिंग आप समझ नहीं सकते हो, बहुत गंदी। इवन उनके पॉइंट्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि एग्जामिनर ना चाहते हुए भी उन्हें मार्क्स देता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा हुआ होता है। और यूपीएससी के भी कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव है, मल्टीपल एग्जामिनर्स होते हैं, वो अलग अलग कॉपियाँ चेक करते हैं, तो वो अपने हिसाब से देंगे, कोई 4 दे रहा है उसी क्वेश्चन में कोई 5, ऐसा नहीं है। अच्छी गाइडलाइंस हैं प्रॉपर यूपीएससी की, तो उसी हिसाब से चेक करते हैं कॉपी एग्जामिनर्स। तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लेके रखो कि मतलब सब्जेक्टिव है तो कोई एग्जामिनर किसी को कितना मार्क्स दे रहा है, किसी को कितना। बस आपको एक चीज़ अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में बिठा के रखनी है कि आपको अपना आंसर यूनिक रखना है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है हर आंसर में कि अलग दिखे। अगर 80 क्वेश्चन हैं टोटल तो 80 मार्क्स आपके इंक्रीज, 80 मार्क्स का मतलब समझते हैं आप, आपकी रैंक कितना ऊपर जाएगी, टॉप 100 में भी आ सकती है। 80 मार्क्स का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, आप कभी मार्क्सशीट देखना टॉपर्स की, जो कि लास्ट रैंक होगी और जो कि फर्स्ट रैंक होगी, उनमें कोई मार्क्स का एज सच बहुत तगड़ा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन वही है रैंक का बहुत तगड़ा डिफरेंस होता है। सो प्लीज़ कोई भी आंसर लिखो तो एक चीज़ याद रखो अपने दिमाग में कि आपको आंसर यूनिक लिखना है, और इस उस आंसर में 1 मार्क्स दूसरों से चीज़ लेके चलना है। कैसे भी कोई भी एग्जाम्पल इंटरप्रेट करो आप, कोई भी एनेक्डोट, और जो कि रेलिवेंट होना चाहिए करंट से, ऐसा नहीं आउटडेटेड आप कुछ भी लिखे जा रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। एवरेज मार्क्स के लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है, हम भले ही कितना भी करें। मेंस में देखो सब्जेक्टिव गेम है, प्री क्लियर होने के बाद आपका कॉम्पिटिशन 10-12 हज़ार लोगों से है, और जिसमें आपको पूरी मेहनत करनी है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। एलिमिनेट 9,000 यहाँ से हो जाएंगे, 3,000 इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना आंसर दूसरों से अलग रखो, बस ये एजेंडा ऑफ द डे है कि आप अपना आंसर थोड़ा सा यूनिक बना के चलो। हेडिंग प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज़ करो, कंक्लूजन, एग्जांपल्स, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स लिखो, ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे। सपोज आप लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन आ गया है कि हेल्थ सेक्टर के इशूज़ क्या है, तो जो कि जनरल लिखते हैं लोग, कोई मतलब नहीं है उसका। आप किसी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन लिखोगे और सजेशंस दोगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। और सपोज एक क्वेश्चन आए डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, तो आप वहाँ पे पेज ब्रैकेट का यूज़ करो, इसे इतना और कोई डेटा पब्लिश हुआ है, तो ये बिना गए एग्जामिनर आपकी कॉपी को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा। तो ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग के दौरान याद रखने हैं। और अच्छा ये होगा कि आप हर एक थीम पे, जितना भी एक्सप्लिसिटली सिलेबस मेंशन है यूपीएससी का, हर एक थीम पे अपना एक 1 पेज नोट्स तैयार करके रखो। बस ज़्यादा नहीं है मेहनत, आई थिंक 200-300 पेजेस में पूरा आपका मेंस का सिलेबस आंसर राइटिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंपाइलेशंस की बात करते हैं, इकोनॉमी में मेरे खुद ही के नोट्स 100-150 पेजेस के होंगे, तो उसे इतना प्रिसाइज करना है प्रत्येक मल्टीपल डायमेंशंस में, एग्जांपल्स भी उसमें रखना है। तो प्लीज़ ये आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आप आंसर लिखो, बी इट ऐसे और एनी पेपर, आंसर आपका थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, तभी प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। एवरेज मार्क्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आज मैं बता रहा हूँ। आपको आंसर यूनिक बनाना है अपना, और करेंट एग्जांपल्स को यूज़ करना है। जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई अच्छा काम किया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई भी उन्होंने अपना खुद का इनिशिएटिव लाया, तो वो आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हो, वो इंकलकेट करो ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, डू योर बेस्ट इन दिस एग्जामिनेशन, और तैयारी करते रहो, हार कभी माननी नहीं है, क्योंकि फिर हम आए क्यों थे, ये चीज़ याद रखना। अगर हमें क्विट करना है तो वो अलग चीज़ है कि हमारा लास्ट में क्या होता है, लेकिन जब तक हम तैयारी करते हैं फुल फ्लैश्ड करो।
और अपना तैयारी से बिल्कुल ध्यान मत भटकाओ, जितना भी है प्रॉपर टाइम दो इसको। बाद में क्या होता है ये अलग चीज़ है, लेकिन अभी जब तक हम इस जर्नी में हैं फुल फ्लैश तैयारी करो। ठीक है, बाय, टेक केयर, लेट्स वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अच्छे अच्छे सेशन लाने वाला हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ मेंस की, तो जितना टाइम मेरे को मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ। और आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप पढ़े जा रहे हो, कोई डायमेंशन है ही नहीं आपके आंसर में, बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है सच। जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपका आंसर यूनिक नहीं होगा, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। एवरेज मार्क्स सबको मिल जाएंगे, उससे मेंस के लिए थोड़ी ना होना है। तो प्लीज़ दिमाग में रखो ये चीज़। ठीक है, बाय, टेक केयर।